Hello, my dear friends. I am Shamli Tiwari, and today in this platform we will start about the 10th chapter, that is gravitation. First of all, see what is the gravitation. Okay, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने सुना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सिर्फ अर्थ पर के ही नहीं तो यूनिवर्स के कोई भी दो बॉडी के बीच में एक्ट होता है. इन द सेंस, अगर मैं कहूँ कि कोई भी दो बॉडी मीन्स कोई भी दो बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है तो वो बॉल जो है वो बॉल और टेबल इन दोनों के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये है हमारा मून और ये है हमारी अर्थ. इन दोनों के बीच में भी इवन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. मींस जो यूनिवर्स है उनमें पूरे इसमें यूनिवर्स सिर्फ अर्थ में ही नहीं तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक्ट होता है. बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही मैजिकल होता है. ओके, आप लोगों को स्टडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी चीज़ों का जो साइंस होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे सराउंडिंग में वो इस फोर्स की वजह से होती है. इसलिए आज हम इसका स्टडी करने वाले हैं. और आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो ग्रेविटेशन है इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हमें सर आइजैक न्यूटन इन साइंटिस्ट ने बताया था. और जो सर आइजैक न्यूटन है ये रहे सर आइजैक न्यूटन जो है ये 1642 से 1627 मीन 1642 टू 1727 के बीच में ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं. ओके, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है. तो आइए सबसे पहले हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में ही स्टडी कर ले. ये देखिए, ये सर आइजैक न्यूटन और इनका जन्म कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है. उन्होंने हमें लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इन तीन चीज़ों के बारे में स्टडी करके हम सबको हमें सिखाया है मतलब. और उन्होंने उसके लिए एक उनकी बुक पब्लिश की है, उसका नाम है प्रिंसिपिया. उसका नाम क्या है, प्रिंसिपिया. ये जो प्रिंसिपिया है इसमें उन्होंने हर चीज़ के बारे में इन्वॉल्व किया हुआ है, जो भी उन्होंने उनके ऊपर स्टडी की हुई है उसके बारे में. जो एक्चुअली सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, ये जो ग्रेविटेशन है ये एक्चुअली ग्रेविटेशन जो है वो लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए है. और लॉज ऑफ जो ये होते हैं, जो प्लानिटरी मोशंस वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए केपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूटन के पहले इसका डेरिवेशन मतलब इसके बारे में बताया था हमें कि ये इसकी मोशन ऐसी होती है वैसी होती है, प्लानिटरी मोशंस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था. बट एक्चुअल जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो केपलर्स लॉज का, वो हमें किसके थ्रू मिल रहा है, सर आइजैक न्यूटन के थ्रू मिल रहा है. उसके बाद में जो अलग अलग एरियाज़ है, वर्किंग एरियाज़ जो है, जैसे कि लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स, इसमें न्यूटन ने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है. और ये जो उन्होंने एक स्पेशली उनकी मैथमेटिक्स में तो इतनी स्टडी थी कि उन्होंने स्पेशली एक न्यू ब्रांच ही खोल दी थी मैथमेटिक्स की, और उसका नाम है कैलकुलस. ये जो कैलकुलस है ना, ये हमें ग्रेजुएशन के लेवल पे स्टडी के लिए बहुत काम आता है, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. ओके, फर्स्ट दो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्टली एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था. तो ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये भी हम कह सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने ही हमें इसके बारे में स्टडी करवाया था. ठीक है, तो बच्चों चलो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ये क्या होते हैं, न्यूटन ने सबसे पहले हमें 3 लॉज दिए थे जिसके थ्रू उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया था. ओके, तो सबसे पहले हम यही 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे. तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे. न्यूटन के कितने लॉज है, 3 लॉज. देयर आर द 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स. दैट इज फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ inertia, and the second law is law of equal and opposite reaction. This one is the first law. Third law है law of equal and opposite reaction, equal and opposite reaction. और जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
ओके, रेट ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, 3 लॉज है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड वन इज रेट ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं तीनों के लिए आपको एक एक एग्जांपल दूंगी, एक एक दो एग्जांपल दूंगी, जिससे आपको इन तीनों भी लॉज का जो इंपॉर्टेंस है वो और उनके जो अप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन अ कार, ओके, मैं एक कार में बैठी हूँ और अचानक से कोई सामने आ जाता है और हम ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या होता है, हमें एक फॉरवर्ड जर्क मिलता है और उसके थ्रू क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड जर्क है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इनर्शिया। मीन्स एक आदि कोई भी, मतलब मैं एक बॉडी थी और मेरी जो बॉडी है वो एक सर्टन पोजिशन में फिक्स है कि ये रेस्ट पोजीशन में है, ओके, ये वाले मोशन वाले पोजीशन में है। तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है। मीन्स वो जो जर्क, मुझे जो फॉरवर्ड जर्क मिला वो एक्चुअल किया था, एक टाइप का फोर्स था जो कि मेरे बॉडी पर एक्ट हुआ और मुझे कैसे फॉरवर्ड जर्क मिला। मीन्स मेरी पूरी बॉडी क्या हुई, सामने फेंकी गई। मीन्स what is this is nothing but the inertia of the race, means inertia of race and the inertia of motion। ये क्या था, inertia का एग्जाम्पल था। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते समय हमारे पास में एक बॉल है, ठीक है, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और हम फील्डर है और मुझे कैच पकड़नी है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे अगर ऊपर के ऊपर कैच लूँ तो मुझे हाथ को लग जाएगी। पर अगर मैं ऐसा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो फील्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को नीचे की तरफ जाने देते हैं और फिर उसके बाद में उसे कैच पकड़ते हैं। उससे क्या होता है, जो टाइम एक्चुअल उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है और टाइम इंक्रीज होने की वजह से हमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये बॉल ऐसे नीचे आ रहा है और इसका जितना टाइम इंक्रीज होगा, ये क्या हो गया, ये टाइम ले रहा है ना कुछ बॉल नीचे आने में टाइम ले रहा है। तो ये जो टाइम है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है। तो उसकी वजह से फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और जो फील्डर के हाथों को लगने वाली चोट है वो कम हो जाएंगी। इसी फिनोमिनॉन के थ्रू जो है वो क्रिकेट की जो फील्डिंग है उसका ये चलता है। और ये जो सेकेंड लॉ न्यूटन का हम कह रहे हैं, सेकेंड लॉ हमने क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स यफ जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, dv/dt सॉरी, यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ओके, यहाँ पे यफ हम लिख सकते हैं सेकेंड लॉ के थ्रू, यफ इज इक्वल टू यम इंटू ए। यहाँ पे हम ऐसे भी दे सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, दो बॉडीज में का डिफरेंस, v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनल जो फोर्स है वो और जो टाइम है ये फोर्स और ये टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है और जो वेलोसिटीज है उनके डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद में हम लोग अगर थर्ड लॉ के बारे में बोलते हैं तो थर्ड लॉ हमारा था लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों ये वाले एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक राइफल कंसिडर करूँ, राइफल इज़ वन टाइप ऑफ गन, ओके, अगर मैं एक राइफल कंसिडर करती हूँ और अगर मैं गोली सामने छोड़ती हूँ तो उस गोली के ही वजह से जो एक्चुअल राइफल है उसमें क्या होता है, बैकवर्ड जर्क प्रिपेयर होता है। उतना ही बैकवर्ड जर्क प्रिपेयर होता है जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो गोली का फोर्स है। ओके, तो ये जो फोर्स है ये इक्वल होता है कौन से फोर्स को, ये बैकवर्ड जर्क को। तो फिर ये जो बैकवर्ड जर्क है और जो फॉरवर्ड जर्क है वो कैसे हो गए, इक्वल होते हैं। बट हाउ, दिस, लुक एट दिस, ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, बैकवर्ड है। मीन्स अपोजिट रिएक्शन, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। और ऑलवेज ये तीनों लॉ जो है ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और न्यूटन्स के ये तीनों लॉ के बेस पर ही हमारे जो अर्थ है उसका सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल और मुझे एक आधा एग्जांपल अगर आपको देने का काम होगा, जैसे मैं
बलून लेती हूँ और उसमें एयर ब्लो करती हूँ, ओके, और उसे बिना बांधे मैं हवा में उसे उल्टा करके छोड़ देती हूँ, तो व्हाट हैपन, जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और बलून जो है वो अपोजिट मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में उड़ जाता है। ऊपर के डायरेक्शन में उड़ता है मीन्स क्या हो रहा है, जितनी हमने उसमें एयर भरी थी, ओके, ये ऐसा बलून है, ये ऐसा बलून है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसके थ्रू एयर ब्लो की थी, इसके अंदर जितनी भी एयर होंगी वो क्या हो रही है, आउटवर्ड थ्रो हो रही है, और ये जो बलून है, ये बलून को क्या हो रहा है, अपवर्ड जर्क मिल रहा है, मीन्स इक्वल और अपोजिट फोर्स में, उतने ही फोर्स में जितना वो ऊपर जर्क हो रहा है, जितनी एयर प्रेशर रिलीज हो रही है, ओके। तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, यही फिनोमिनॉन हम अलग अलग रॉकेट्स में भी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो बहुत सारी, एक रॉकेट है, तो ये जो रॉकेट है इसके थ्रू हम बहुत सारी गैस बाहर छोड़ते हैं, बहुत सारी जो हीट होती है वो बाहर छोड़ते हैं, और फिर रॉकेट जो होता है वो हवा में उड़ता है। तो ये वो लॉ है जो रॉकेट में भी यूज़ होता है, ओके। नाउ वी विल सी अबाउट द ग्रेविटेशन। यहाँ पे और एक बात बता दूँ, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्वेंशन था वो कैसे किया था। एक्चुअली वो एक बार एक पेड़ इसके सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर ऊपर से सेब नीचे आके गिरा, तो उन्होंने देखा कि ये जो एप्पल ट्री है, ये एप्पल नीचे कैसे आया, मीन्स ऐसा कोई ना कोई फोर्स तो है ही जो इस एप्पल को ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा है। नीचे क्या है, नीचे हमारा अर्थ सरफेस है, इसलिए वो उसके नीचे नहीं गया, बट अगर यहाँ पे अर्थ सरफेस ना हो तो क्या वो फिर से नीचे जा सकता है। तो हाँ, तो यही जो अर्थ है, अर्थ और कोई भी चीज़ के, हमारे अर्थ के सराउंडिंग की कोई भी चीज़ में जो एक ये है अट्रैक्टिंग फोर्स है, वो क्या हो रहा है, वो दैट इज़ नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक्चुअली दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव ही क्यों होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर ये अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ, तो क्या होता है, रिपल्सिव है। जैसे दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ये अगर मैं यहाँ पे दोनों सेम पोल अगर दूँ, नॉर्थ पोल दूँ, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। नॉर्थ पोल है तो इन दोनों के बीच में ये है, मतलब जेन्यून है कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ही होगा। बट और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो जिस तरीके से ये जो बॉडी है, मीन्स जो मैग्नेट है, ये रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, वैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की ही प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके थ्रू दो बॉडी के बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज होती है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि जो फोर्स है वो एक्चुअल में कैसा होता है। फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट होता है। फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दो बॉडीज़ के बीच में का, ओके। ये फोर्स इज इक्वल टू यम इंटू ए होता है, ये हमने सेकेंड लॉ के हिसाब से देखा था। और फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू बॉडीज, ओके, यम1 एंड यम2। लेट अस सी, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या होती है, दो फोर्सेस है, एक यम1 है और दूसरा कौन सा है, यम2 है। इन दोनों फोर्सेस, मतलब ये जो फोर्स है ये ऑलवेज क्या करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच में का अगर हमें फोर्स निकालना था, ओके, ये दोनों के प्रोडक्ट को ये कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को, मीन्स उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमें अगर हम इन दोनों को कंबाइन अगर कर दे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, दैट इज यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम1 इंटू यम2 अपॉन डी स्क्वेयर। यफ क्या होता है, अगर हम इसे इक्वेलिटी कांस्टेंट में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यफ इज इक्वल टू जी इंटू यम1 इंटू यम2 अपॉन डी स्क्वेयर, ओके। ये देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, g इंटू यम1 इंटू यम2 अपॉन डी स्क्वायर मिल रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नथिंग बट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो
कांस्टेंट है इसकी पूरे यूनिवर्स में, हम कहाँ पे भी गए तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, कांस्टेंट ही होती है। इसलिए हमने इसे क्या कहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है। ओके, तो इन द अबव लॉ यहाँ पे क्या होता है, ये एक लॉ हो गया प्रिपेयर। दिस लॉ इज नथिंग बट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ इज नथिंग बट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इसी ग्रेविटेशनल के थ्रू जो ये जी है, मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, जी की ऑलवेज वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। बच्चों अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो हमें ये वैल्यू कौन से रेंज में मिल रही है, इंटू 10⁻⁻11 के फॉर्म में मिल रही है। -11 इज़ अ वेरी लो वैल्यू। ओके, इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही लो फोर्स होता है। मीन्स उसके ऊपर वो जो फोर्स है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि मीन्स वीकेस्ट फोर्स। ओके, दिस वन इज़ द वीकेस्ट फोर्स। उसके ऊपर ज़्यादा जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, और भी अलग अलग फोर्सेस है। तो ये सब फोर्सेस क्या है, इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। उसका मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर हम अगर कहें तो वो वीक होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि यफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर है। ओके, डी स्क्वेयर मीन्स स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। इसमें जितना ज़्यादा अगर दो बॉडी में का डिस्टेंस है, वो जो फोर्स है उतना ही वीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर ही वीक फोर्सेस को दिखाना है। जैसे अर्थ और हमारा सन, अर्थ और सन के बीच में बहुत मीन्स डिस्टेंस है। तो ये भी क्या हो गया, लॉन्ग रेंज फोर्सेस ही हो गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में भी उतनी ही प्रेजेंट है जितनी मून और अर्थ के बीच में है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसके यूनिट के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो if I am considering two bodies, okay, this one are the two bodies, this is 1 and this is 2, इसका मास भी 1 kg है और इसका मास भी 1 kg ही है। ओके, और इनके जो बीच में का जो डिस्टेंस है वो भी कैसा है, यूनिट डिस्टेंस है, d = 1 मीटर सपोज। ओके, ये भी अगर 1 मीटर है तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये हमारी एक बॉडी और ये हमारी दूसरी बॉडी। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि F = what, G into m1 into m2 upon d square, means 1 into 1 upon 1 square, means how much, total is equal to 1, means F is equal to how much, F is equal to the value of G, means universal gravitational constant। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसे G = क्या करूँगी, G = F इंटू m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा वो, अपॉन d स्क्वेयर। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये m1 इंटू m2 जो है ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा और d स्क्वेयर जो है वो ऊपर चले जाएगा। मीन्स F इंटू मीन्स न्यूटन, F फोर्स का ये क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। ये क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया काय का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक के क्या क्या देखा। हम लोगों ने ये देखा कि फोर्स की जो दो वैल्यूज़ है, फोर्स जो भी दो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं मासेस का, तो फोर्स जो होती है उन दोनों के प्रोडक्ट को कैसी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके ही डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ वो फॉलो करती है। इस फॉर्मूले को हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ वो फॉलो कर रही है। जो जी की एक्चुअल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ओके, ये ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर।
ऑलवेज अट्रैक्टिव, इसके अंदर कोई टाइप का रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। वीक फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद में जो डिस्टेंस है उनके बीच में कांटेक्ट रहने की, हम मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट रहने की उसमें ज़रूरत है क्या? नहीं है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा हम वो भी डिस्टेंस से ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है उसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उसकी वजह से उन दो बॉडीज़ का डायरेक्ट कांटेक्ट में होना हमारे लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में हम लोग ने इस पर से ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस के लिए एक्ट होता है। कौन से फोर्सेस के लिए? लॉन्ग रेंज फोर्सेस के लिए, लॉन्ग रेंज फोर्स के लिए। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड इसकी जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।